नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर के इस नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार आपका सत सत वंदन अभिनंदन। हम खानापुरी से संबंधित पिछला वीडियो बनाए थे और खानापुरी जो होता है वह सर्वे का दूसरा चरण होता है और अमानत फील्ड ये सर्वे का दूसरा चरण है। और अमानत के क्षेत्र में अगर बात करोगे तो किश्तवाड़ पहला सब्जेक्ट है और खानापुरी दूसरा सब्जेक्ट है। अभी हम दूसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं और वह है खानापुरी, और सर्वे का दूसरा चरण भी इसको कहा जाता है। तो खानापुरी का और भी क्लास और भी वीडियो हमने आपको दिया, और यहाँ पर एक बहुत ही बारीकी की बात करूंगा आपसे। एक क्वेश्चन है कि खतियान किसे कहते हैं और खतियान में कुल कितने खाने होते हैं, जिसमें से कितने खाने का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सवाल पहले लिख लेते हैं। पहले तो पेपर का नाम लिख देते हैं, खानापुरी। खानापुरी और खानापुरी में ये प्रश्न हो गया। ये प्रश्न जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें खतियान से रिलेटेड बात करेंगे। खतियान किसे कहते हैं, खतियान किसे कहते हैं। खतियान में कुल कितने खाने होते हैं, कुल कितने खाने होते हैं। जिसमें से कितने खाने का उपयोग किया जाता है। अब खतियान किसे कहते हैं, खतियान किसे कहते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। खतियान एक अधिकार अभिलेख होता है, और खतियान एक अधिकार अभिलेख होता है तो किसका अधिकार अभिलेख, तो जमीन संबंधी अधिकार अभिलेख होता है, जो प्रत्येक सर्वे के बाद प्रत्येक कृषक को, प्रत्येक किसान को, प्रत्येक रैयत को दिया जाता है। खानापुरी के बाद खतियान प्रत्येक रैयत के बीच में बांटा जाता है। ये जमीन संबंधी अधिकार अभिलेख होता है, जिस अधिकार अभिलेख में बहुत सारी बातों का जिक्र होता है। आज हम एक एक बात का जिक्र करेंगे आपके साथ, लेकिन खतियान एक ऐसा अधिकार अभिलेख है जो आपके लिए या हमारे लिए या जितने रैयत हैं सबके लिए एक मजबूत पेपर, स्ट्रॉन्ग पेपर माना जाता है।
कारण कि खतियान में एक हिस्सा विवरण, आपका नाम और पता, नक्शा में केवल खेसरा नंबर दिया जाता है, लेकिन खतियान में हर विवरण को बताया जाता है, हर विवरण प्रस्तुत किया जाता है। और खतियान आपके अधिकार, जमीन पर आपके अधिकार को साबित करता है कि ये आपका जमीन है, और वह पेपर खतियान ही है। तो खतियान किसे कहते हैं? तो यह जमीन संबंधी अधिकार अभिलेख को खतियान कहते हैं। अगर एक लाइन में जवाब देना चाहो तो दे सकते हो। खतियान में कुल कितने खाने होते हैं? तो खतियान में कुल 21 खाने होते हैं, जिसमें से कितने खाने का उपयोग किया जाता है? तो जिसमें से सिर्फ 10 खाने का उपयोग किया जाता है। तो थोड़ा लिखते चलते हैं, हल्का हल्का पॉइंट लिखते चलते हैं और उस पॉइंट पर जिक्र करेंगे, उस पॉइंट का विवरण करेंगे। ये जरूरी भी है। इसके उत्तर में पूरा डिटेल्स उत्तर नहीं देंगे, समझाते चलेंगे, लेकिन आपको बताएंगे खतियान क्या है। तो अधिकार अभिलेख है, अधिकार अभिलेख। अब किसका अधिकार अभिलेख? ये बातों का जिक्र हम कर चुके हैं, ये पॉइंट बना दिया कि ये अधिकार अभिलेख। खतियान में कुल कितने खाने होते हैं? खतियान में कुल कितने खाने होते हैं? 21। उपयोग कितने खाने का किया जाता है? 10 खाने। दस खाने मतलब 10 खंड, 10 खाने का उपयोग किया। बस बिल्कुल एक शॉर्ट बात। अब इसके बाद तो आप अपना कुछ विवरण विस्तार से लिखोगे। मैं बोर्ड पर सारे आंसर नहीं दे सकता, मैं कुछ पॉइंटली बात आपसे करना चाहता हूं। अधिकार अभिलेख है, तो कैसा अधिकार अभिलेख? तो जमीन संबंधी अधिकार अभिलेख। किसने यह अधिकार अभिलेख दिया? तो सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट ने यह अधिकार अभिलेख दिया। कब दिया? तो सर्वे के बाद दिया। सर्वे के कौन से चरण के बाद दिया? तो खानापुरी के बाद दिया। अब ये बात आपको सेट करना है, हम तो केवल पॉइंटली जिक्र करेंगे। खतियान में कुल कितने खाने होते हैं? 21 खाने होते हैं। एकदम सीधा सीधा जवाब। कितने खाने का उपयोग किया जाता है? तो 10 खाने का उपयोग किया जाता है। सवाल जो पूछा जा रहा है, आंसर उसी का दीजिए, जवाब उतना ही का दीजिए। ज्यादा जवाब देना भी आज इस कॉम्पिटिटिव युग में खतरा से खाली नहीं होता। ज्यादा जवाब भी दोगे तो आप छंट जाओगे। प्रश्न का जो दायरा है, उस दायरे के अंदर ही जवाब आपका होना चाहिए। कारण कि यह युग जो है वह ट्रिकी युग है। बिल्कुल आपका दिमाग एक्टिव होना चाहिए और आप बात बनाने का कोशिश न करिए, बल्कि पॉइंटली बातों का जिक्र करिए अपने आंसर में। मैं केवल पॉइंट बता रहा हूं, थोड़ा सा विश्लेषण को बढ़ा लेना अपना। विश्लेषण बढ़ाने का पावर आप में है, आप बढ़ा सकते हो। अब क्योंकि विश्लेषण इसलिए बढ़ेगा क्योंकि मैं विश्लेषण तो कर रहा हूं आपके साथ,
बातें लिख नहीं रहा हूं, लेकिन बता तो रहा हूं, समझा तो रहा हूं। अब 10 खाने का जो यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, 10 खाना का जिक्र तो करेंगे आपके साथ। तो पहले खाने का जिक्र हम पहले खाने से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पहला खाना जो में है, इसमें क्या जिक्र होता है? तो इसमें खेसरा नंबर लिखा जाता है। खेसरा नंबर लिखा जाता है। खंड 1 में क्या लिखा जाता है? खेसरा नंबर लिखा जाता है। और खेसरा नंबर आपको पता है, खेसरा नंबर आपको पता होना चाहिए। ये प्लॉट नंबर को कहते हैं। अंग्रेजी में जानो प्लॉट नंबर, हिंदी में खेसरा नंबर। आगे और अगर तोड़ मरोड़ के बात करना चाहते हो तो खेतों का नंबर, और खेसरा नंबर खेतों का सिलसिलेवार नंबर। अब खेसरा नंबर को शायद समझ गए। और नंबर 2, नंबर 2 में क्या लिखा जाता? तो रैयत का नाम या भूस्वामी का नाम, रैयत का नाम और पूरा पता। अब रैयत का नाम मतलब किसान का नाम, जमीन जोतने वाले किसान का नाम, जिसका जमीन है उस व्यक्ति का नाम। पूरा पता मतलब उसके फादर का नाम। और पूरे अस्थाई पता, यहां तक कि जाति का भी विवरण इसमें दिया जाता है। आप खतियान पलट के देख लो। लेकिन ये चीज अगर नए खतियान से मिला लोगे तो आपको देखने में गलत लगेगा। ये जिस खतियान की मैं बात कर रहा हूं, ये पुराने खतियान की बात कर रहा हूं, कारण कि सर्वे का इतिहास बहुत पुराना इतिहास है और सर्वे का वीडियो हम डाल भी चुके। सर्वे किसे कहते हैं ये भी बता चुके हैं, और अभी तक कितने सर्वे हुए हैं सभी सर्वे का जिक्र भी किए। और सर्वे के पहले जमींदारी प्रथा थी, उसका जिक्र तो हमने किया नहीं, लेकिन यहां जिक्र नहीं कर पाएंगे, कारण कि जिक्र अगर उस जमींदारी प्रथा की बात अगर सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जितना जमींदार कष्ट देता था अपने रैयत को, उस कष्ट का विश्लेषण करना नहीं चाहते। अगर उस कष्ट का विश्लेषण सुनोगे तो खून खौल जाता है आज के डेट में। खैर वह विश्लेषण करना नहीं चाहेंगे। अगर चाहोगे तो मैं एक क्लास और दे दूंगा, उस पर बिल्कुल जमींदारी प्रथा की बात बता दूंगा। और इतिहास के पन्नों में जमींदारी प्रथा की बात समझ भी सकते हो। मुगल एम्पायर में बहुत सारी बातें हुई, किस तरह से जबरदस्ती टैक्स वसूला जाता था। और जमींदारी प्रथा में जिस समय सर्वे नहीं हुआ था उस समय की मैं बात कहूं, आज आपका जमीन है, कल उनका है, परसों उनका है, तरसों उनका है। आप सही से फसल भी नहीं उगा सकते, कारण कि आपको पता नहीं कि कब यह मेरा खेत है, कल यह रहेगा मेरा या नहीं रहेगा। जब अंग्रेजी हुकूमत में लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त आया,
1793 ईस्वी में, तब जाके हम लोग जमीन पर सही हक कायम करने में कामयाब हुए। ये पुरानी बातों का जिक्र कर रहा हूं यहां, इसलिए नए खतियान से इसका टैली नहीं करना। नया खतियान पढ़ा देंगे एक दिन, नया खतियान में क्या जिक्र है उसको भी पढ़ा देंगे, लेकिन ये ओल्डेस्ट बात मैं लिख रहा हूं, कारण कि पुरानी चीजों को भी जानना जरूरी हो जाता है। और आज के डेट में मिलाओगे तो इस तरह का नहीं मिलेगा। नया खतियान जो बना हुआ है, पहले खाता नंबर लिखा हुआ था, अब खेसरा नंबर है। खाता नंबर के बाद रैयत का नाम है, तब उसका खेसरा नंबर है। ये इस तरह से मैं नया खतियान पढ़ा दूंगा, उसमें बिल्कुल स्पष्ट बताऊंगा और उसमें पेपर भी आपको दिखा दूंगा। खैर, ये खतियान जो पढ़ा रहे ये बहुत ओल्डेस्ट है, पुराना है, उसका जिक्र यहां कर। खेसरा नंबर लिखा जाता है नंबर 1 में, नंबर 2 में रैयत का नाम और पूरा पता है, कारण कि यह सवाल आपको कभी पूछा जाए तब तो आपको बताना पड़ेगा। और नंबर 3 देते हैं। नंबर 3 में क्या है? पृष्ठ संख्या। नंबर 3 में पृष्ठ संख्या। पृष्ठ संख्या आप जानते हो पेज नंबर होता है। नंबर 3 नहीं, खंड 3, खाना 3, कॉलम 3, कुछ भी कहो, खाना 3 कहो, कॉलम 3 कहो, या खंड 3 कहो, या तीसरे घर कहो, जो भी कहो, इसमें पृष्ठ संख्या लिखा रहता, पेज नंबर। और नंबर 4 में क्या जिक्र होता? नंबर 4 में जिक्र होता है, वह होता है किस्म। चौथे खंड में, चौथे खाने में, चौथे कॉलम में क्या जिक्र होता है? किस्म। अब किस्म क्या, थोड़ा सा डिटेल्स कर दें इसको। जमीन का किस्म, जमीन का किस्म मतलब टाइप्स ऑफ लैंड, टाइप्स ऑफ लैंड, इसका जिक्र होता है। अब इस टाइप्स ऑफ लैंड में ऐसे मुख्य रूप से 2 टाइप होते हैं, जमीन के 2 प्रकार होते हैं। हम इसका भी एक क्लास देंगे आपको, लेकिन मोटा मोटी जान लो, जिसमें भीठ और धनहर होता है, और भीठ के 2 प्रकार होते हैं और धनहर के 3 प्रकार होते हैं। उसका जिक्र हम टाइप्स ऑफ लैंड में करते हैं, जमीन के प्रकार में। और नंबर 5, नंबर 5 में क्या जिक्र करेंगे? नंबर 5 में लगाम देने वाले देने वाले रैयत का नाम तथा संयुक्त हिस्सेदारों का नाम लिखा रहता है। रैयत आप समझ रहे हैं, लगान देने वाले रैयत का नाम,
रेंट पेई जिसको कहते हैं, गवर्नमेंट को आप रेंट देते हो, उसका नाम। और संयुक्त हिस्सेदारों का नाम, ज्वाइंट रूप से जो हिस्सा है वो हिस्सेदार का नाम कॉलम 5 में या खंड 5 में या खाना 5 में। आखिर आप जमीन जोते हो तो सरकार को टैक्स देते हो, सरकार को लगान देते हो, या आज सरकार को दे रहे हो। कभी राजतंत्र हुआ करता था तो राजा को टैक्स देते थे। तो जमींदारी प्रथा थी तो जमींदार को टैक्स देते थे, और जमींदार कनेक्टेड था, राजा से कनेक्टेड था, उसको वह भुगतान करता था। तो टैक्स तो आप देते ही नहीं। और संयुक्त हिस्सेदारों का नाम, ज्वाइंट रूप से कितना कितना पावर है उसका भी विवरण, या लगान में कौन कौन सा शामिल है, कौन कौन से लोग, उसका नाम इस कॉलम में दर्ज होता है, कॉलम नंबर 5 में। और उसके बाद नंबर 6, भूस्वामियों के सारे उत्तराधिकारियों के नाम, कॉलम 6 में भूस्वामियों के सारे उत्तराधिकारियों के नाम। उत्तराधिकारी आप आसानी से जानते हो। अभी जो जमीन का मालिक है, अगर बाप मालिक है तो उत्तराधिकारी उसका बेटा ही तो होगा, उस उत्तराधिकारी बेटी ही तो होगी। ये सारे उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज होता है कॉलम नंबर 6। और ऐसे उत्तराधिकारियों, ये उत्तराधिकारियों के नाम जो होता है, आप कहीं भी यानी इसके बाद इनका हक पहुंचता है। इसके बाद इस व्यक्ति के बाद ये भूस्वामी कहिए या रैयत लिखे हैं, रैयत लिखे यहां, दोनों बात बराबर है। किसान शब्द नहीं चलता है, लेकिन जानिए कि यही किसान है, जमीन जोतने, जमीन का मालिक होगा। जमींदार भी कहा जाता है। अब जमीन का जो मालिक, अब भूस्वामी लिख दिया, भूस्वामी की बात कर दिया, यानी जमीन का मालिक। और ये जमीन का मालिक कैसे बना, इसका एक पावर की बात करेंगे, एक क्वेश्चन अलग से पढ़ा देंगे आप। ये पावर कैसे हुआ, ये पावर की बात बताएंगे। और एक बार खास करके बताएंगे बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए, बिहार के छात्रों के लिए मोटा मोटी। ऐसे तो सबका पावर होता है, हर प्रांत की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन खास करके बिहार, बंगाल और उड़ीसा वासियों के लिए विशेष तौर तरीके से उसमें जिक्र भी करूंगा उस वहां पर। तो भूस्वामियों के सारे उत्तराधिकारियों के नाम कॉलम नंबर 6 या खाना नंबर 6 या खंड नंबर 6 या घर नंबर 6 में दर्ज करते हैं। कुछ भी कहो, जो सहूलियत आपको। अब हम 7वां जिक्र करते हैं, नंबर 7। 7वां जो जिक्र करते हैं, इसमें हम ये जमीन का क्षेत्रफल, रकबा, जमीन का रकबा ब्रैकेट में लिख देते हैं,
क्षेत्रफल। अब इसका जिक्र रहता है रकबा, खास करके खतियान में क्षेत्रफल की बात नहीं होती। रकबा आप समझो कि क्षेत्रफल को ही कहते हैं। आज हम क्षेत्रफल जैसे बोलेंगे आप आसानी से समझ जाओगे, रकबा बोलेंगे तो कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, रकबा क्या बोल रहे हैं। और इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले कई क्षेत्रफल भी न जानते हो तो उनके लिए मैं बता दूं कि एरिया कहते हैं जमीन का एरिया, एरिया ऑफ लैंड, जमीन का क्षेत्रफल, जमीन का रकबा। कॉलम नंबर 7, और कॉलम नंबर 8, कॉलम नंबर 8 में उस प्लॉट में, खेसरा में या खेत में भूस्वामियों द्वारा लगाए गए वृक्ष का जिक्र होता है। खेतों में या खेसरा में लगाए गए, खेसरा में भूस्वामियों द्वारा या रैयतों के द्वारा लगाए गए वृक्ष का जिक्र होता है। वृक्ष जानते हो आप, पेड़ पौधे का, पेड़ पौधे का जिक्र होता है, वृक्ष का जिक्र होता है। किस कॉलम में? कॉलम नंबर 8 में। कॉलम नंबर 8 में खेतों में भूस्वामियों द्वारा लगाए गए वृक्ष का जिक्र होता है। पेड़ पौधा, आप भी हो तो पेड़ पौधा लगाते हो, और पेड़ पौधा लगाना भी जरूरी है, कारण कि एयर पॉल्यूशन को आप देख रहे हो चरम सीमा पर पहुंच गया है। अगर पेड़ पौधा नहीं लगाओगे क्या स्थिति बनेगी, सो आप कल्पना कर सकते हो। इसलिए खेतों में भूस्वामियों के द्वारा लगाए गए वृक्ष का जिक्र होता है। किस कॉलम में? कॉलम नंबर 8 में। तो उसके बाद कॉलम नंबर 9, कॉलम नंबर 9 में क्या जिक्र होता है? लगान के बदले दिए जाने वाले फसलों का जिक्र होता है। लगान के बदले लगान के बदले दिए जाने वाले फसलों का जिक्र होता है। अब कहोगे कि लगान में तो हम लोग रेंट में तो पैसा देते हैं, कर्मचारी के पास जाते हैं, पैसा देकर रसीद कटवाते हैं, फसल कहां से आप लिए हैं?
ये सवाल आप पैदा करोगे, खड़ा कर दोगे कि फसल क्या ले आए। लेकिन बंधु, जिस समय जमींदारी प्रथा थी उस समय तो फसल ही लिया जाता था, लगान के बदले फसल का ही जिक्र होता था, फसल लिया जाता था कि आप उसमें मक्का का फसल लगाए हो या गेहूं का फसल लगाए हो, लगान किस फसल से आपको अदा करना, किस फसल से लगान देना, फसलों का जिक्र होता। उस समय पैसे नहीं थे, अब अगर थे तो कम थे। आना कौड़ी ये सब चलता था। एक शब्द है खेवट, खेवट में आना कौड़ी का जिक्र, मैं खेवट का भी जिक्र करूंगा। खेवट में आना कौड़ी क्या होता था उसको बारीकी से बताया। खेवट कहलाता था, लगान के रूप में, आना कौड़ी के रूप में दिया जाता था, उसका भी जिक्र करो। अब रह गई बात ये कॉलम 9 की बात, और एक लास्ट कॉलम है, कारण कि 10 कॉलम 10 खाना की चर्चा हम कर रहे हैं, 10 खाना को बता रहे, और इसमें एक लास्ट बच गया है कि नंबर 10 अब इसमें क्या होता है कि गैर मजरूआ जमीन का रकबा आप जानते हो क्षेत्रफल, डिसमिल में लिखा जाता है। अब गैर मजरूआ जमीन का रकबा डिसमिल में लिखा जाता है। गैर मजरूआ शब्द और गैर मजरूआ जमीन कैसा होता है, एक क्लास आपको गैर मजरूआ पर देना पड़ेगा, तो केवल शाब्दिक विश्लेषण करूंगा, वीडियो काफी लंबा हो गया, इसलिए गैर मजरूआ जमीन की चर्चा हम करेंगे एक नए वीडियो में। गैर मजरूआ क्या होता है, एक लाइन में समझा दें कि गैर आबाद जमीन गैर मजरूआ जमीन कहलाता है, और उसका रकबा डिसमिल में लिखा जाता है। ये कॉलम नंबर 10 में ये पूरा ओल्डेस्ट खतियान की हमने चर्चा की। अब एक क्लास में नए खतियान का लूंगा, जिसमें आपके पास हमारे पास जो नया खतियान है उसमें क्या जिक्र है उसको बारीकी से देखेंगे। तो मैं एक एक पॉइंट का, ये 200 पॉइंट का बारीकी के साथ जिक्र किया। इसमें हमने समझाया कि खतियान किसे कहते हैं, केवल पॉइंट लिखा है, अब डीलिंग आपको करना है। हम पूरा क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखते, पॉइंट समझा देते हैं। अरे विस्तार और विवरण तो आपको देना है ना। खतियान किसे कहते हैं, खतियान में कुल कितने खाने होते हैं, जिसमें से कितने खाने का उपयोग किया जाता है, तो ये सारी बातों का जिक्र किया। जैसा कि हमें विश्वास है कि इस क्लास को हमने बारीकी से पढ़ाया, आपको समझाया,
और जिस ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं, हमें लगा कि आप बिल्कुल 100% इस क्लास को समझ गए होंगे, कारण कि बहुत भारी तो है नहीं। अगर कोई भारी शब्द आता है तो उसको तोड़ मरोड़ के भी बता देते हैं कि ताकि आपके लिए आसान हो जाए। और अगर इससे और बारीकी से जानना है तो ये सेंटर आपका स्वागत करता है, अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर, जिसमें मैं खुद ट्रेनिंग देता हूं। और इस बेरोजगारी के युग में आपको रोजगार उन्मुखी शिक्षा देकर, आपको फील्ड पर उतारकर, आपको कामयाब बनाकर आपके परिवार का आशीर्वाद भी लेता रहता हूं। तो आप अपने आप को अगर बिल्कुल बेरोजगार समझ रहे हो, कहीं कोई स्रोत नहीं मिल रहा है, तो मेरे इंस्टीट्यूट में आप आ जाओ। मैं बारीकी से इस कोर्स को पढ़ा दूंगा, बता दूंगा, फील्ड पर लेकर एक एक पॉइंट का डीलिंग करूंगा और आप बारीकी से समझोगे। यहां से जाने के बाद मापी में लग जाओगे, पैसा कमाओगे और यहां से एक सर्टिफिकेट मार्कशीट मिलेगा एग्जाम देने के बाद, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होगा। और ये क्लास अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।